अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है काशी-रीमान इक्वेशंस। यहाँ पे हमने काशी-रीमान इक्वेशंस इस तरह से प्रूव करनी होगी कि सबसे पहले हमने जो अजम्पशन लेनी है, क्योंकि जो भी प्रूफ होता है उसके अंदर एक अजम्पशन होती है, उस अजम्पशन को लेके हमने उसके रिजल्ट में कुछ प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे जो अजम्पशन है वो ये है कि हमारे पास जो फंक्शन f है वो एक पॉइंट z0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, यानी कि उसका डेरिवेटिव वहां पे एग्जिस्ट करता है। अगर उसके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है z0 के ऊपर, तो हमने ये प्रूव करना है कि उसके ऊपर काशी-रीमान इक्वेशंस भी सेटिस्फाई होती हैं। इन अदर वर्ड्स, काशी-रीमान इक्वेशंस आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट। यानी कि अगर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लाजमी तौर पे उसकी काशी-रीमान इक्वेशंस भी उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करेंगी या वहां पे होल्ड करेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एट द पॉइंट z0 del z approaches to 0, f of z0 plus del z minus f of z0 divided by del z। अब ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट z0 के ऊपर। तो ये क्योंकि अब डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी हेल्प से यानी कि इस अजम्पशन को अज्यूम करके हम ये प्रूव करेंगे कि काशी-रीमान इक्वेशंस भी इसी पॉइंट z0 के ऊपर होल्ड करती हैं। तो ये जो डेरिवेटिव है, इसकी इक्वेशन के अंदर आप ये देख सकते हैं कुछ वैल्यूज यूज हो रही हैं। हमने अब इन वैल्यूज की, इन एक्सप्रेशंस की जो वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड करनी है और हमने फिर यहाँ पे वापस पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम नेम देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1 का। इसके अंदर हमने अब वैल्यूज पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर z लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट यूज हो रहा है z0, उसकी भी हम वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं z की हेल्प से। z0 इज इक्वल टू x0 प्लस आयोटा y0। उसके बाद डेल z भी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो जो डेल z है उसकी वैल्यू है डेल x प्लस आयोटा डेल y। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन यूज हो रहा है f ऑफ z0। तो f ऑफ z0 से पहले हम फंक्शन लिखते हैं f ऑफ z, जो कि एक जनरल फंक्शन है। f ऑफ z फंक्शन जो है, इसके दो कंपोनेंट फंक्शंस होंगे, u और v, u प्लस आयोटा v। और ये जो u है ये डिपेंड करेगा z के रियल और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर, यानी कि x और y के ऊपर। और जो v है ये भी इसी तरह से x और y के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हमने याद ये रखना है कि जो भी हमारे पास z का फंक्शन है, उसके जो कंपोनेंट फंक्शंस हैं वो इस पॉइंट के रियल और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे हमें f ऑफ z नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए f ऑफ z0। तो आप इसी f ऑफ z की हेल्प से f ऑफ z0 फाइंड करेंगे। f ऑफ z0 हमारे पास होगा u ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस आयोटा v ऑफ x0 कॉमा y0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब पॉइंट z था तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने यूज किए थे। जब पॉइंट z0 है तो उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे यूज किए। उसके बाद नेक्स्ट हमें फंक्शन चाहिए z0 प्लस डेल z के ऊपर। तो उसके लिए हम पहले z0 प्लस डेल z फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं z0 प्लस डेल z। यहाँ पे हमारे पास z0 है, यहाँ पे हमारे पास डेल z है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ऐड हम इस तरह से करते हैं कि सिंपली इनके रियल पार्ट्स को हम रियल पार्ट्स में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर ऐड कर देते हैं। तो z0 प्लस डेल z इस तरह से होगा कि x0 प्लस डेल x प्लस आयोटा, इन दोनों में से आप आयोटा कॉमन ले लें और y0 और डेल y को आप ऐड कर दें इनटू y0 प्लस डेल y। तो यहाँ पे आपके पास z0 प्लस डेल z आ गया है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक इसका रियल पार्ट है, एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आप अपना फंक्शन f अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो f है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। और उसके बाद दो इसके कंपोनेंट फंक्शंस होते हैं u और v, जो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर z के रियल और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर दोनों डिपेंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z0 प्लस डेल z। तो हमारे पास z0 प्लस डेल z के ऊपर जो फंक्शन f होगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, उसके दोनों कंपोनेंट फंक्शंस। तो इसका ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हम रिक्वायर्ड फंक्शन लिखते हैं जो कि f ऑफ z0 प्लस डेल z है। f ऑफ z0 प्लस डेल z, दिस इज इक्वल टू u। जो u है वो डिपेंड करता है उस पॉइंट के रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के ऊपर, यानी कि जो पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हो रहा है उसका रियल पार्ट ये है
एक्स नॉट प्लस डेल एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस डेल वाई। इसको मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूं कि हमारे पास जो फंक्शन एफ है उसका स्ट्रक्चर हमें यहां से मिलेगा, क्योंकि फंक्शन एफ को हमने यहां पे डिफाइन किया है। स्ट्रक्चर उसका ये है कि उसके जो दोनों कंपोनेंट फंक्शंस हैं u और v, ये x और y के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये इस पॉइंट z के रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए स्पेसिफिक है। इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर z के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है वो x और y हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे x और y लिखे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन f है उसकी इनपुट के अंदर z नहीं है, उसकी इनपुट के अंदर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z नॉट प्लस डेल z। तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके हमने अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स यहां से उठाने हैं और यहाँ पे u के अंदर लिखने हैं। इसी तरह से v के अंदर भी लिखने होंगे। आगे हम लिखते हैं प्लस, उसके बाद आयोटा होता है और उसके बाद इसका v कंपोनेंट फंक्शन होता है। उसके अंदर भी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसी तरह से लिखने हैं, x नॉट प्लस डेल एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस डेल वाई। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो एक्सप्रेशन थी इस डेरिवेटिव के अंदर, इन तमाम एक्सप्रेशन की वैल्यूज हमें वहां पे मिल गई हैं, तो वहां से वैल्यूज उठा के हम अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 implies that, या फिर पुट वैल्यूज इन 1, पुट वैल्यूज इन 1। यहाँ पे अब लिखेंगे 1 implies that f प्राइम z नॉट इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ पे डेल z जो है ये अप्रोच कर रहा है जीरो को, लेकिन हमने यहाँ पे डेल z की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली, जो कि डेल x प्लस आयोटा डेल y। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं या फिर इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये दोनों भी जीरो को अप्रोच करेंगे। यहाँ पे हमने अब लिखना है डेल x कॉमा डेल y अप्रोच टू 0,0। अब यहाँ पे हमने डेल z की जगह डेल x और डेल y इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो z है ये सारा हमने खत्म करना है। यहाँ पे हमने x और y से रिलेटेड टर्म्स लिखनी है, तो इसलिए यहाँ पे डेल z हमने खत्म कर दिया, उसकी जगह डेल x कॉमा डेल y लिखा है। अब जो आपके पास पहली टर्म है इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट करनी है, जो कि ये लिखी हुई है u ऑफ x नॉट प्लस डेल एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस डेल वाई प्लस आयोटा v ऑफ x नॉट प्लस डेल एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस डेल वाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, और उसके बाद f ऑफ z नॉट है, और जो f ऑफ z नॉट है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये लिखेंगे u ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट माइनस आयोटा। अब माइनस दोनों के साथ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस आयोटा v ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाय, नीचे यहाँ पे आपने डेल z लिखना है, जो कि यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है, डेल x प्लस आयोटा डेल y। उसके बाद इसके जो रियल पार्ट्स हैं उनको हम इकट्ठा कर देते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं आयोटा वाले उनको हम इकट्ठा कर देते हैं, और नीचे जो हमारे पास डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई है इसको हम दोनों फ्रैक्शंस के ऊपर अलग-अलग डिवाइड करवा देंगे। दो फ्रैक्शंस इस तरह से बनेगी कि जो रियल पार्ट्स हैं ये जब ऐड होंगे तो इनकी हेल्प से हम अलग फ्रैक्शन बना देंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये जब हम ऐड करेंगे तो इनकी हम अलग फ्रैक्शन बना देंगे। दो फ्रैक्शंस बनेगी, और जो डिनोमिनेटर होता है इसको आप दोनों फ्रैक्शंस के ऊपर अलग कर सकते हैं जब आप एक की बजाय दो फ्रैक्शंस बना देते हैं। उसके बाद हम इसकी दो फ्रैक्शंस अब बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, और जब इसकी अब दो फ्रैक्शंस बनाएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की अलग अलग, तो उसके बाद जो लिमिट है यहाँ पे तो ये एक ही फ्रैक्शन के साथ है। जब फ्रैक्शंस दो बन जाएंगी और दोनों फ्रैक्शंस ऐड होंगी तो उसके बाद जो लिमिट है ये भी दोनों फ्रैक्शंस के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो लिमिट होती है ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर अलग अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसकी फ्रैक्शंस अलग करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट f प्राइम एट z नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स कॉमा डेल वाई अप्रोचेस टू 0,0। उसके बाद आप इन u वाले जो फंक्शंस हैं इनको अलग कर दें, u ऑफ x नॉट प्लस डेल एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस u ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई प्लस आयोटा लिमिट डेल एक्स कॉमा डेल वाई अप्रोचेस टू 0,0। और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये आप इकट्ठे कर दें, इनके साथ जो आयोटा लिखा हुआ है दोनों के साथ वो हमने यहाँ पे पहले बाहर निकाल दिया कॉमन लेके, और उसके बाद यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा विदाउट आयोटा। लेकिन जो माइनस है ये आपने इस दूसरे इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखना है, ये हो जाएगा आपके पास v ऑफ x नॉट प्लस डेल एक्स कॉमा y नॉट प्लस डेल y माइनस v ऑफ
एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपने एक फ्रैक्शन की बजाय दो फ्रैक्शंस बना दिए हैं और उसके बाद जो लिमिट है ये आपने दोनों के ऊपर अलग-अलग अप्लाई कर दी है। अब यहां पे आप देखें कि जो डेल जी था उसकी जगह हमने ये लिखा है डेल एक्स कॉमा डेल वाई, ये जीरो को अप्रोच कर रहा था, तो उसके बाद जो डेल एक्स और डेल वाई ये अप्रोच कर रहे हैं जीरो कॉमा जीरो के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लिमिट है ये अप्रोच कर रही है ओरिजिन को, डेल एक्स कॉमा डेल वाई यहाँ भी ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है, यहाँ भी ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो लिमिट है हमने इस लिमिट को ये प्रूव नहीं करना कि क्या ये एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे पास जो अजम्पशन थी वो अजम्पशन यही थी कि इसका जो डेरिवेटिव है एक पॉइंट जी नॉट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। जब डेरिवेटिव यहाँ पे देखें एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाद लाजमी तौर पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। जब लिमिट एक पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है तो वो लिमिट वहां पे यूनिक होती है, यानी कि आप जिस डायरेक्शन से मर्जी उस पॉइंट को अप्रोच करवाएं उस लिमिट का आंसर हमेशा सेम आना है। तो ये हमारे पास अब स्टेज आ गई है जिस स्टेज के ऊपर हमने लिमिट की यूनिकनेस को यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिमिट है ये अप्रोच कर रही है ओरिजिन को, तो हम एक बार इस पॉइंट को यानी कि डेल एक्स और डेल वाई को ओरिजिन को अप्रोच करवाएंगे हॉरिजॉन्टली और दूसरी बार उसको हम अप्रोच करवाएंगे वर्टिकली। तो दोनों केसेस के अंदर जो आंसर्स आएंगे उनकी फॉर्म तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लिमिट की यूनिकनेस हमें यह कहती है कि वो दोनों आंसर्स आपस में बराबर होंगे। तो क्योंकि लिमिट की यूनिकनेस को हमने यहाँ पे यूज करना है, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी, तो लिमिट की यूनिकनेस को यूज करके उन दोनों आंसर्स को हम इक्वल लिखेंगे। उनको इक्वल लिखने के बाद उन दोनों एक्सप्रेशंस को हम कंपेयर करेंगे। एक एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से आएगी कि जब आप ओरिजिन को अप्रोच करवाएंगे हॉरिजॉन्टली तो एक एक्सप्रेशन उस वक्त आएगी, जब ओरिजिन को हम वर्टिकली अप्रोच करवाएंगे तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास उस वक्त आएगी। दोनों एक्सप्रेशंस आपस में बराबर होंगी, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड काशी-रीमान इक्वेशंस आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं और उसके बाद नीचे हमारे पास जो स्पेस खाली होगी उसके अंदर हम अप्रोच करवाएंगे ओरिजिन को दोनों डायरेक्शन से, यानी कि वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वो जो एक्सप्रेशन एंड के ऊपर निकली थी उस एक्सप्रेशन को हमने एक्सप्रेशन नंबर 2 का नेम दिया है, इसको हमने अलग यहाँ पे लिख दिया और नीचे हमने स्पेस खाली कर दी है। अब यहाँ पे हमने अप्रोच करवाना है ओरिजिन को दोनों तरफ से, यानी कि एक बार उसको हमने हॉरिजॉन्टली अप्रोच करना है, एक बार उसको हमने वर्टिकली अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम ओरिजिन को अप्रोच करते हैं हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल अप्रोच या फिर अलोंग एक्स एक्सिस। जब उसको हॉरिजॉन्टली अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर रियल एक्सिस है। अलोंग एक्स एक्सिस या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं अलोंग रियल एक्सिस, दोनों तरह से ठीक है, अलोंग रियल एक्सिस। अब जो पॉइंट है आपके पास जिसको आपने अप्रोच करवाना है वो पॉइंट है डेल एक्स कॉमा डेल वाई। तो यहां पे इसको हम ड्रा करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन, इमेजिनरी एक्सिस है और ये इसका रियल एक्सिस है। क्योंकि आपने ओरिजिन को अप्रोच करवाना है, ओरिजिन यहाँ पे है 0,0 और आपने इसको अप्रोच करवाना है अलोंग रियल एक्सिस, यानी कि आप इधर से भी अप्रोच करवा सकते हैं और इधर से भी अप्रोच करवा सकते हैं। देखिए आप जब इसको हॉरिजॉन्टली अप्रोच करवाएंगे या फिर आप हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेंगे तो रियल एक्सिस के ऊपर y की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसीलिए जो डेल y है वो यहाँ पे अब 0 हो जाएगा, डेल y 0 हो जाएगा कंप्लीटली। और जो आपके पास डेल x है ये अप्रोच कर रहा है 0 को, क्योंकि जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच करवाएंगे x के अलोंग तो जो डेल x है 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन जो डेल y है ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहे हैं x एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस या रियल एक्सिस के ऊपर जो y की वैल्यूज होती हैं वो हमेशा 0 होती हैं। तो डेल y कंप्लीटली 0 होगा, लेकिन जो डेल x है ये 0 को अप्रोच करेगा। तो उसके बाद हमारी जो ये वाली एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नंबर 2, इसके अंदर चेंजिंग अब ये आएगी अलोंग रियल एक्सिस अप्रोच करने की वजह से कि इसके अंदर जो डेल y है ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा और इन दोनों प्लेसेस के ऊपर भी डेल y 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहां से भी हम डेल y खत्म कर देंगे, यहां पे सिर्फ हम डेल x लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 implies that। अब जो एक्सप्रेशन 2 है अलोंग रियल एक्सिस ओरिजिन को अप्रोच करने के बाद उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन 2 implies that f प्राइम एट z नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। अब क्योंकि डेल y 0 हो गया है ये अब यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेल x लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे u ऑफ x नॉट प्लस डेल x कॉमा वाई नॉट माइनस u ऑफ
एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लस आयोटा, यहाँ भी जो लिमिट है उसके साथ आपने डेल एक्स लिखना है। डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वी ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स कॉमा वाई नॉट, यहाँ पे जो डेल वाई है ये इधर भी जीरो होगा। उसके बाद है माइनस वी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहां जहां पे डेल वाई था उसको हमने जीरो कर दिया, यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन में से अब डेल वाई खत्म हो गया है, सिर्फ डेल एक्स रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है ये डिवाइडेड बाय डेल एक्स है, ये एक्सप्रेशन भी डिवाइडेड बाय डेल एक्स है, और जो लिमिट है डेल एक्स की अप्रोच कर रही है जीरो को। और उसके बाद यहाँ पे जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसके अंदर ही चेंज हो रहा है, यानी कि एक्स नॉट प्लस डेल एक्स है और यहाँ भी एक्स नॉट प्लस डेल एक्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है u का विद रिस्पेक्ट टू x, और ये पार्शियल डेरिवेटिव है v का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ इसके x कोऑर्डिनेट के अंदर है। डेल एक्स है, यहाँ भी डेल एक्स है और डेल एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन होती है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की। तो यहाँ पे आपके पास u का भी पार्शियल डेरिवेटिव आ गया है और v का भी पार्शियल डेरिवेटिव आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट f प्राइम z नॉट इज इक्वल टू यानी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट प्लस आयोटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट। देखिए उसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है उसका भी आपको मैं बता देता हूँ। वहां पे हमने इसको वर्टिकली अप्रोच करना होगा, तो डेल एक्स जो है ये कंप्लीटली जीरो होगा, यहाँ पे डेल एक्स तो होगा नहीं, यहाँ पे होगा सिर्फ डेल वाई। डेल वाई जीरो को अप्रोच करेगा, यहाँ भी डेल वाई होगा और साथ आयोटा भी होगा, और उसके बाद वाई नॉट के साथ डेल वाई ऐड हो रहा होगा, यानी कि एक्स नॉट के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा, वाई नॉट के अंदर डेल वाई ऐड होगा। तो उसके बाद जो यू का डेरिवेटिव होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, इधर भी जो वी है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, क्योंकि वाई नॉट के अंदर डेल वाई ऐड हो रहा होगा। यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव यू का आ गया एक्स की रिस्पेक्ट से, v का डेरिवेटिव आ गया x की रिस्पेक्ट से। उसके बाद ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसे आप नेम दे दें एक्सप्रेशन नंबर 3 का। ये आपके पास एक्सप्रेशन उस वक्त आई है जब आपने लिमिट अप्रोच करवाई है अलोंग रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस के अलोंग लिमिट अप्रोच करवाने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो आई है ये उस एक्सप्रेशन के बराबर होगी जो हमारे पास उस वक्त एक्सप्रेशन आएगी जब हम इसी लिमिट को अप्रोच करवाएंगे अलोंग इमेजिनरी एक्सिस या फिर वर्टिकल अप्रोच हम यूज करें, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है। यही बात हमने पहले भी की है कि जो लिमिट होती है ये यूनिक होती है। आप लिमिट जब एग्जिस्ट कर रही हो उसको चाहे जिस डायरेक्शन से मर्जी अप्रोच करवाएं, उसका आंसर दोनों सूरतों में या जितनी भी आपके पास कंडीशंस हो या जितनी भी डायरेक्शंस हो, हर डायरेक्शन के अंदर जो लिमिट आप फाइंड करेंगे उसका आंसर हमेशा सेम होगा। तो हम इसी लिमिट की यूनिकनेस को अगले स्टेप के बाद यूज करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने लिमिट की वर्टिकल अप्रोच यूज करनी है, यानी कि हमने वर्टिकल एक्सिस के अलोंग या फिर इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग ओरिजिन को अप्रोच करवाना है। जब इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग आप ओरिजिन को अप्रोच करवाएंगे तो जो डेल एक्स की वैल्यू है वो तो जीरो हो जाएगी, लेकिन आपके पास जो डेल वाई है वो अप्रोच करेगा जीरो को। तो ये जो सारी चेंजिंग होगी ये हमने अगेन एक्सप्रेशन नंबर 2 के अंदर करनी होगी, और वहां से हमें एक और डेरिवेटिव की वैल्यू मिलेगी जो कि हमने इस तरह से पहले फाइंड की थी, जिसको हमने एक्सप्रेशन नंबर 3 का नेम दिया है। उसके बाद उस डेरिवेटिव की वैल्यू को और इस डेरिवेटिव की वैल्यू को हमने कंपेयर करना होगी। दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि लिमिट यूनिक होती है, और ये दोनों जो डेरिवेटिव्स हैं ये बराबर हैं एक लिमिट के। तो क्योंकि लिमिट यूनिक है, लिमिट की यूनिकनेस को यूज करते हुए हम ये बता सकेंगे कि ये डेरिवेटिव्स भी उसके बाद यूनिक होंगे क्योंकि ये लिमिट्स के बराबर है। तो उसके बाद इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम कंपेयर करेंगे। पहले ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगी जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल अप्रोच के नतीजे में आई है, दूसरी हमारे पास वो एक्सप्रेशन होगी जो कि वर्टिकल अप्रोच के नतीजे में आएगी। दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके हम काशी-रीमन इक्वेशंस को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमने अब इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ओरिजिन को अप्रोच करवाना है। यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन 0,0। अब जब आप वर्टिकली अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो डेल एक्स की वैल्यूज हैं वो तो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि ओरिजिन को जब आप वर्टिकली अप्रोच करवाते हैं या फिर जब आप वर्टिकली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ट्रेवल करते हैं तो उस वक्त एक्स के अलोंग आप कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे होते। अगर आपका ये जो पॉइंट है इस डायरेक्शन के अंदर, इस फॉर एग्जांपल पॉइंट यहाँ पे होता, अगर आप इस डायरेक्शन में ऐसे अप्रोच करवा रहे होते तो आप इस लाइन से इधर होते, यानी कि एक्स की यहाँ पे कोई वैल्यूज होती, या उधर होते तो तब भी आपके पास एक्स की कोई ना कोई वैल्यूज होती। लेकिन क्योंकि आप इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यूज जीरो होती हैं, जैसे रियल एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यूज जीरो होती थी।
तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो डेल एक्स जो है ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा। लेकिन आप क्योंकि अप्रोच करवा रहे हैं ओरिजिन को, तो यहाँ पे जो डेल वाई है ये अप्रोच करेगा 0 को। ठीक है जी। अब डेल वाई 0 को अप्रोच करेगा और जो डेल एक्स है ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो ये जो दोनों यहाँ पे अब हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को हमने यूज करना है एक्सप्रेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट, एक्सप्रेशन नंबर 2 हमें अगेन एक डेरिवेटिव की वैल्यू देगी, एफ प्राइम एट जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल वाई अप्रोचेस 0। अब यहाँ पे क्योंकि डेल एक्स कंप्लीटली 0 है, तो अब यहां से आप डेल एक्स को खत्म कर देंगे। डेल वाई अप्रोचेस टू 0, यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाय आयोटा डेल वाई। अब यहाँ पे आयोटा भी साथ है और डेल वाई यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है प्लस लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू 0 और साथ यहाँ पे आयोटा भी है, तो आयोटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज वी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल वाई और साथ है आयोटा। इस आयोटा के साथ आप इस आयोटा को डिवाइड करवा सकते हैं और उसके बाद एफ प्राइम एट जी नॉट इज इक्वल टू, ये जो आयोटा है इसे आप बाहर ले सकते हैं 1 ओवर आयोटा, और उसके बाद ये जो आयोटा आप बाहर ले लेंगे उसके बाद ये जो आपके पास अंदर वाली एक्सप्रेशन बचेगी ये u का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है प्लस डेरिवेटिव ऑफ v एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आपके पास u का डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट से, ये v का डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट से। वो इसलिए आया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चेंज है वो y कोऑर्डिनेट के अंदर है, x कोऑर्डिनेट के अंदर ना यहाँ पे कोई चेंज आ रहा है ना ही यहाँ पे कोई चेंज आ रहा है। तो इसीलिए u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव आपने y के रिस्पेक्ट से लिखा है और जो लिमिट है ये भी डेल y की लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है। उसके बाद यहाँ पे जो 1 ओवर आयोटा आ रहा है इसके बारे में हम यहाँ पे एक और छोटी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो 1 ओवर आयोटा है इसे अगर आपने सॉल्व करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर आयोटा उसके डिनोमिनेटर में है तो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए आपने आयोटा का कंजुगेट लेना है जो कि माइनस आयोटा के बराबर होगा। इसे आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। ये बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है जो कि -1 के बराबर। ये हो जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिला है कि जो 1 ओवर आयोटा है ये बराबर होता है माइनस आयोटा के। इस रिजल्ट को आपने अब यहाँ पे यूज करना है। दिस इंप्लाइज दैट एफ प्राइम एट जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आयोटा यू वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस वी वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। इसको आप मजीद भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एफ प्राइम जी नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख दें, यानी कि जो रियल पार्ट है उसको पहले लिख दें वी वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है इसको बाद में लिख दें माइनस आयोटा यू वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। उसके बाद जो माइनस है इसको आप इस यू के साथ लिख सकते हैं और जो आयोटा है इसको आप पहले लिख सकते हैं, यानी कि जो आयोटा है इसके साथ फिर प्लस का साइन आ जाएगा वी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डेरिवेटिव एट वाई प्लस आयोटा, और जो माइनस है इसे आप यू के साथ लिख सकते हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। इसे आप नेम दें जी एक्सप्रेशन नंबर 4 का। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो वर्टिकल अप्रोच थी या फिर अलोंग इमेजिनरी एक्सिस आपने जो लिमिट फाइंड की है उस लिमिट का आंसर आपके पास ये आ गया। जो लिमिट का आंसर है ये बेसिकली डेरिवेटिव है। यहाँ पे आपके पास एक डेरिवेटिव की ये वैल्यू आई है जो कि हॉरिजॉन्टल अप्रोच के रिजल्ट में आपको मिली है, और दूसरी आपको डेरिवेटिव की ये वैल्यू मिली है जो कि आपको वर्टिकल अप्रोच के रिजल्ट में मिली है। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों अप्रोचेस के अंदर जो डेरिवेटिव था वो लिमिट के बराबर था, और लिमिट की यूनिकनेस हमें ये बताती है कि जब आप लिमिट फाइंड करते हैं आप जिधर से मर्जी उस पॉइंट को अप्रोच करवाएं, आपके पास यूनिकनेस ऑफ लिमिट ये कहती है कि तमाम केसेस के अंदर जो लिमिट है उसका आंसर सेम होगा।
क्योंकि इन दोनों केसेस के अंदर आपने लिमिट फाइंड की और लिमिट का आंसर हमेशा सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू द यूनिकनेस ऑफ लिमिट, जो एफ प्राइम जी नॉट की ये वैल्यू है और एफ प्राइम जी नॉट की ये वैल्यू है, दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो हमने इस एक्सप्रेशन की एक साइड को कंपेयर करना है, वो साइड बराबर होगी, यानी कि ये वाली जो साइड है ये बराबर है, तो उसके बाद हम इन साइड्स को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ये भी इसके रिजल्ट में आपस में बराबर होंगी। और दोनों यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं ये रियल पार्ट है, यहाँ पे ये रियल पार्ट है, यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट। हम रियल पार्ट को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर दिखा देंगे और उसके बाद हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशंस डिराइव हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इस स्पेस को खाली कर देते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों को हम कंपेयर करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिख दिया। एक्सप्रेशन 3 हमारे पास वो एक्सप्रेशन है जो कि हॉरिजॉन्टल अप्रोच के रिजल्ट में हमें डेरिवेटिव की वैल्यू मिली है। एक्सप्रेशन 4 वो डेरिवेटिव की वैल्यू है जो कि हमें वर्टिकल अप्रोच के रिजल्ट में उसकी वैल्यू मिली है। लिमिट की यूनिकनेस हमें ये कहती है कि जो लिमिट्स होती हैं वो यूनिक होती हैं, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स हैं ये बराबर हैं लिमिट्स के और दोनों लिमिट्स यूनिक है, यानी कि आपस में बराबर हैं। तो जो डेरिवेटिव की वैल्यूज हैं ये भी आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग 3 and 4 3 और 4 को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 and 4 इंप्लाई दैट यहाँ पे आपके पास जो ux है ये बराबर है vy के और जो vx है ये बराबर है माइनस uy के। अब यहाँ पे ux है ये बराबर आ गया है vy के और जो vx है ये बराबर आ गया माइनस uy के। अब क्योंकि u यहाँ पे पहले है तो आप इस u को पहले भी लिख सकते हैं, इस तरह से इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx। अगर आप इस एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो इसके साथ माइनस लग जाएगा और जो ये uy है ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये इसकी जगह हमने यहाँ पे इसलिए छोड़ी है कि हमने यहाँ पे वो पॉइंट लिखना है जिसके ऊपर ये पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए पॉइंट हमने यहाँ पे वही लिखना है जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल था। फंक्शन डिफरेंशिएबल था, अगर आपको याद हो जब स्टार्ट के अंदर हमने लिया था फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो डेरिवेटिव था जी नॉट पॉइंट के ऊपर। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव जो लिखा है यहीं पे लिखा हुआ भी है, देखें एफ प्राइम एट जी नॉट है और जो जी नॉट है इसकी हमने वैल्यू इस तरह से लिखी थी कि जो जी है उसकी वैल्यू थी एक्स प्लस आयोटा वाई और जी नॉट की वैल्यू थी एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। क्योंकि डेरिवेटिव जी नॉट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, हमने ये कहा था कि हमने नेसेसरी कंडीशन उसी पॉइंट के ऊपर बतानी है जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है जी नॉट के ऊपर, तो जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं या जो काशी-रीमान इक्वेशंस हैं ये भी उसी पॉइंट जी नॉट के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए। तो वो जो पॉइंट जी नॉट है उसके कंपोनेंट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं एक्स नॉट वाई नॉट, यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट और इसके अंदर भी ऐसे ही आ जाएगा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। यहाँ भी आपने लिखना एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट और यहाँ भी ऐसे होगा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास काशी-रीमान इक्वेशंस हैं, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं। सबसे पहले तो हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जब भी हम कोई प्रूफ करते हैं तो हमारे पास एक अजम्पशन होती है, उस अजम्पशन को यूज करके हमने कुछ रिजल्ट प्रूव करना होता है। क्योंकि ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि आप काशी-रीमान इक्वेशंस को सिंपली डिराइव करें, कुछ अजम्पशन होगी हमारे पास, उस अजम्पशन की हेल्प से हम उसको डिराइव करेंगे। तो जो अजम्पशन हमने यूज किया वो ये है कि एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल था, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव है वो पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था, उसका हमने डेरिवेटिव वहां से लिया है, उस डेरिवेटिव को हमने लिमिट की फॉर्म में लिखा है। फिर उसके बाद हमने लिमिट की यूनिकनेस को यूज किया है। लिमिट की यूनिकनेस को यूज करते हुए उस डेरिवेटिव की हमने दो एक्सप्रेशंस या दो फॉर्म्स यूज की हैं। एक फॉर्म हमारे पास आई है हॉरिजॉन्टल अप्रोच के रिजल्ट में, दूसरी फॉर्म हमारे पास आई है वर्टिकल अप्रोच के रिजल्ट में। उसके बाद दोनों फॉर्म्स को हमने कंपेयर किया है बाय यूजिंग द यूनिकनेस ऑफ लिमिट्स। तो हमारे पास ये जो काशी-रीमान इक्वेशंस हैं उसके रिजल्ट में हमारे पास आ गई हैं। उसके बाद जो काशी-रीमान इक्वेशंस हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। अब ये नेसेसरी कंडीशन क्यों है? वो इसलिए नेसेसरी कंडीशंस हैं कि यहाँ पे हमने देखा है कि जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया है तो उसके बाद लाजमी तौर पे उसकी जो काशी-रीमान इक्वेशंस हैं वो भी वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। क्योंकि यही हमने अजम्पशन लिया कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था तो हमने प्रूव कर दिया कि जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो लाजमी तौर पर उस पॉइंट के ऊपर काशी-रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई करेंगी। जब लाजमी तौर पर या फिर नेसेसरीली उस पॉइंट के ऊपर ये सेटिस्फाई कर रही हैं तो इसलिए नेसेसरी कंडीशन है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डेरिवेटिव।
लेकिन ये डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस को गारंटी नहीं करती, यानी कि उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि अगर काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, ये गलत हो जाएगा। इसके साथ कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जिनको मिला के हम कहते हैं कि ये सफिशिएंट कंडीशंस हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। लेकिन जो काशी-रीमान इक्वेशंस हैं इनको आप एक तरह से और डेरिवेटिव के लिए, या इसकी एक एप्लीकेशन भी है डेरिवेटिव के बारे में, वो एप्लीकेशन ये है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप वहां पे ये डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होता है तो लाजमी तौर पे काशी-रीमान इक्वेशंस भी सेटिस्फाई होती हैं। तो अगर काशी-रीमान इक्वेशंस किसी पॉइंट के ऊपर सेटिस्फाई ना हो रही हो तो हम बजाय डेरिवेटिव डायरेक्ट उसका फाइंड करें, हम सीधा सीधा काशी-रीमान इक्वेशंस को चेक करके बता सकते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर अगर काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन शॉर्ट, जो काशी-रीमान इक्वेशंस हैं वो आप डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस को डिसप्रूव करने के लिए तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से तो यूज कर सकते हैं। अगर वो एग्जिस्ट ना करें तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर काशी-रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसकी ये गारंटी नहीं है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी ये वाली जो एप्लीकेशन है ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।